गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सुग्रीव सर ग्लोबल एकेडमी में आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लोधी वंश, और लोधी वंश से हम लोग देखा था पहले बहलोल लोधी, उसके बाद से देखे थे हम लोग सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद आज हम लोग देखेंगे इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी के मरने के बाद जब इब्राहिम लोधी गद्दी पर जब बैठता है, बैठने के लिए उत्तराधिकार के लिए 3 लोग खड़े होते हैं राजा बनने के लिए, लेकिन दिल्ली के अमीरों ने समस्या को समाधान किया और समाधान करने के बाद इब्राहिम लोधी को सुल्तान बनाया, और उसका एक छोटा भाई था जलाल खां, उसको जौनपुर के राज्यपाल बनाया जाता है। और उनके जो चाचा हैं आलम खां लोधी, उनको कुछ नहीं दिया गया, दरबार से बाहर भेज दिया गया, उनको बिहार भेज दिया गया। ये राजा तो बनता है, राजा बनने के बाद ये सुधार का भी काम करता है। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये इस वंश का अंतिम शासक था, है ना। लोधी वंश का अंतिम शासक था। लोधी वंश में 3 शासक होंगे। इब्राहिम लोधी लास्ट हो जाएगा। इसके पहले था आपका सिकंदर लोधी, और उसके पहले था बहलोल लोधी, बहलोल लोधी ने लोधी वंश का नींव रखा था। तो आज हम लोग लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। ये गद्दी पर बैठने के बाद 1517 में गद्दी पर बैठता है। उसके बाद साम्राज्य विस्तार के लिए कुछ कार्य करता है। वो कार्य क्या करता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आज अध्ययन करेंगे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी का जो टाइमिंग होगा 1517 ईस्वी से सुल्तान बनता है, और 1526 एडी तक ईस्वी तक वो सुल्तान बना रहता है, ठीक है ना। तो पहले इसको ध्यान देते हैं हम लोग कि इसका जो इब्राहिम लोधी के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया था, राजा बनने के बाद अपने राज को विस्तार के लिए क्या काम किया था, ठीक है ना। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं जन्म देखते हैं। इब्राहिम लोधी का जो जन्म होता है 1480 ईस्वी में, और कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। किसी किताबों में अफगानिस्तान दिया है, वो सही नहीं है। तो इसका जन्म होता है दिल्ली में 1480 ईस्वी में। उत्तराधिकार, जब सिकंदर लोधी की देहांत हो जाता है तो उत्तराधिकार के लिए आप 3 लोग तैयार होते हैं। अधिकार के लिए यानी सुल्तान बनने के लिए समस्या खड़ा हो जाता है। इस पे 3 लोग तैयार होते हैं सुल्तान बनने के लिए। जो पहला होता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ये सुल्तान बनने के लिए दावेदारी करता। हालांकि सिकंदर लोधी अपना उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी को बनाया था, फिर भी उसका एक छोटा भाई था, उसका नाम था जलाल खां, है ना। जलाल खां लोधी था। ये भी सुल्तान बनने के लिए अपना दावेदारी पेश करता है कि मैं सुल्तान बनूंगा। उनके इस बाद इब्राहिम लोधी के एक चाचा है आलम खां लोधी। आलम खां लोधी भी कहता है कि हम सुल्तान बनेंगे। इसलिए कि आपने देखा है कि जब बहलोल लोधी अब गद्दी पे बैठता है तो उसका राजत्व सिद्धांत है भाईचारा का सिद्धांत। अफगानी लोग भाईचारा के सिद्धांत को पालन करते हैं, अपने राज को अपने भाइयों में बांट देते हैं। तो इसीलिए वो कहता है कि मैं भी शासक बनूंगा। अब समस्या खड़ा हो जाता है कि सिकंदर लोधी के बाद सुल्तान कौन बने। तब दिल्ली के अमीर लोग हैं, अमीर मतलब वहां के दरबारी, दिल्ली के दरबारियों ने इस समस्या को समाधान किया और इब्राहिम लोधी को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया, और जलाल खां को जौनपुर का ये राज्यपाल बनाते हैं। और आलम खां को कोई क्षेत्र नहीं दिया, तो आलम खां नाराज होकर ये आपके बिहार चला जाता है, और वहां से बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देता है। अभी उसको आगे देखेंगे। तो अब हमको देखना है शासक, है ना। तो शासक जो बनेगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ये क्या बन गया, शासक बन गया। इसके बाद इसके जो भाई था, छोटा भाई जलाल खां लोधी,
इसको जौनपुर का राज्यपाल बनाया जाएगा और कहा गया कि आप जौनपुर जाइए, आराम से वहां रहिए और शासन व्यवस्था चलाइए। दिल्ली के अमीरों ने यह समस्या को तो समाधान कर दिया, इब्राहिम लोदी को दिल्ली का शासक बना दिया, जलाल खां को जौनपुर का जागीर देकर वहां का राज्यपाल बना दिया गया, स्वतंत्र रूप से शासन करिए। लेकिन इब्राहिम लोदी था ये बंटवारा से खुश नहीं था, वो नहीं चाह रहा था कि हमारे शासन में और भी कोई दूसरा लोग आए, तो उसने बाद में जलाल खां को हत्या करता है और जौनपुर पर भी अधिकार कर लेता है। तो पहला काम यह किया, इसको हत्या करके जौनपुर पे अधिकार कर लिया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अपने राज्य को विस्तार के लिए क्या काम करता है इब्राहिम लोदी। तो उसके पहले एक मैप बनाते हैं और उस मैप के हिसाब से थोड़ा अध्ययन किया जाएगा। ठीक है ना, मान लीजिए इंडिया है, कुछ इसी टाइप के इंडिया है ना। यहां आप देखेंगे, यहां आपका दिल्ली है, ये आपका दिल्ली है, और यहां से यहां आएंगे तो यहां पे आपका होगा उत्तर प्रदेश में आगरा, ये आगरा होगा। और नीचे यहां आएंगे तो यहां होगा ग्वालियर। इसलिए इसको बता रहे हैं कि ये आपके आगे जरूरत पड़ेगा। और यहां होगा मालवा, है ना, ये थोड़ा और नीचे तक रहेगा क्योंकि ग्वालियर एमपी में मालवा होगा। और ये वाला जो क्षेत्र होगा, है ना, ये वाला जो क्षेत्र आपका होगा, ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये आपके राजस्थान में आता है ना। और राजस्थान में यहाँ आपका होगा मेवाड़, और मेवाड़ के राजा होंगे रारा संघा। ठीक है ना। तब क्या होता है यहाँ पे, ये आप जान रहे हैं कि आगरा की स्थापना किया था सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में, और अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा होकर देता है 1506 ईस्वी में। तभी से जो भी राजा बनेगा वो सब दिल्ली, यहाँ आगरा ही बैठेंगे। नाम होता है दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली के राजा हैं, लेकिन उसकी राजधानी कहाँ होती है, आगरा में होता है, और आगरा से शासन चलाते हैं। जब इब्राहिम लोदी आगरा बैठता है, आगरा में रहता है, इसकी राजधानी आगरा होता है, तो इब्राहिम लोदी अपने राज्य को विस्तार के लिए कार्य करना शुरू करता है। तो उसके आगरा से निकटतम, सबसे निकटतम जगह था ग्वालियर, और ग्वालियर के राजा थे विक्रमजीत। तो ये सोचा पहले इसको जीत के अपने राज्य में मिला लिया जाए। तब यहाँ पे इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पे आक्रमण करता है और आक्रमण करके युद्ध को जीत लेता है। जब युद्ध को जीत लेता है, युद्ध को जीत लेता है। कुछ मिस्टेक हो गया है क्या? एक मिनट। हेलो, या कोई मिस्टेक हो गया क्या? आओ जल्दी आओ। मुझे लग रहा है यहाँ कुछ मिस्टेक हमको दिख रहा था, है ना। वो देखिएगा यहाँ पे, फिर शुरू करना पड़ेगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है कि बंद हो गया है? अच्छा, चलिए एक बार और पुनः हम वो देखते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ था आपका आगरा में इब्राहिम लोदी, ठीक ना, इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था। अब यहाँ पे ग्वालियर पर आक्रमण करता है, ग्वालियर को अपने राज्य में मिलाने के लिए, ठीक है ना। तब यहाँ के जो राजा थे विक्रमजीत, दोनों के बीच में युद्ध होता है, और यह युद्ध इब्राहिम लोदी जीत जाता है। यह युद्ध इब्राहिम लोदी जब जीत जाता है
तो दोनों के बीच में संधि हो जाती है ना। वो कहते हैं कि अपने मित्र बना लेता है, संधि कर लेता है और अपने मित्र बना लेता है कि जो भविष्य में मेरा सहयोग करेगा। ऐसा होता भी है, जब पानीपत का युद्ध होता है, बाबर आता है तो इब्राहिम लोदी को ये विक्रमजीत सहयोग करते हैं ना। तो मित्र बना लेता है और मित्र बनाकर एक जागीर भी देता है, शमशाबाद का जागीर दे देता है, ठीक है ना। तो ये आक्रमण होता है, इस आक्रमण के बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करते हैं। तो ग्वालियर अभियान हम लोग अब देख रहे हैं इब्राहिम लोदी के साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो पहला जो आक्रमण करेगा ग्वालियर पे करेगा, ग्वालियर पे पहला आक्रमण करता है, ग्वालियर पे, है ना। ग्वालियर पे आक्रमण करेगा। ग्वालियर पे कब करता है? तो 1517 ईस्वी में आक्रमण करेगा ग्वालियर में। और यहाँ का जो किसके किसके बीच के युद्ध होगा? तो युद्ध होगा इब्राहिम लोदी और वहां के राजा था ग्वालियर का विक्रमाजीत, है ना। यहाँ के राजा थे विक्रमाजीत। दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध के बाद इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का विजय होता है। तो इसका परिणाम निकलता है, परिणाम यह निकलता है कि इब्राहिम लोदी का विजय, इब्राहिम लोदी का विजय हो जाता है, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी का विजय होगा और विजय होने के बाद इब्राहिम लोदी इनको अपना मित्र बना लेता है और संधि कर लेता है। और संधि करने के बाद से एक जागीर देता है ना। संधि कर लेता है और संधि करने के बाद से एक जागीर देता है शमशाबाद। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा जागीर इसको देता है? शमशाबाद को जागीर देकर सूबेदार बना देता है और कहता है कि भविष्य में मेरा सहयोग कीजिएगा। ये मान जाता है और फिर वापस चला जाता है। तो इसका पहला आक्रमण होता है 1517 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी और विक्रमाजीत के बीच में युद्ध होता है, जिसका परिणाम यह होता है इब्राहिम लोदी विजय हो जाता है। फिर भी उससे संधि कर लेता है और शमशाबाद को जगह दे देता है और कहता है कि भविष्य मुझे आप सहयोग करिएगा, और यहाँ के इनको जागीर देकर वापस भेज देता है। अब इसके बाद से हम दूसरा आक्रमण देखेंगे। तो पहला जीत कर यहाँ पे क्या कर लिया? ये संधि कर लिया। उसके बाद अब ये सोच रहा था इब्राहिम लोदी यहाँ से कि मालवा पर भी अपना अधिकार कर लें, है ना। मालवा पर अधिकार कर लें और मालवा पर आक्रमण के लिए ये चलता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे राजस्थान है, और राजस्थान का जो मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, उनको संग्राम सिंह भी कहा जाता है ना। राणा सांगा थे और राणा सांगा मालवा पे अपना अधिकार समझते थे कि मालवा मेरा है। जब ये आकर यहाँ पे आक्रमण करता है मालवा पे इब्राहिम लोदी, तो इधर से मेवाड़ से राणा सांगा भी आते हैं। दोनों के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में आप देखेंगे कि राणा सांगा का विजय होता है। और इस युद्ध को घटौली के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसको बारे में हम लोग देख लिया जाए, नोट कर लिया जाए। इसका नाम होता है घटौली का युद्ध। जो ये घटौली नामक स्थान पर युद्ध होता है तो इसको कहा जाता है घटौली का युद्ध, है ना। ये युद्ध आपका कब होगा? ये युद्ध शुरुआत होता है 1517 से 1518 तक चलता रहता है ना। किसके किसके बीच युद्ध हुआ? तो एक तरफ थे आपके इब्राहिम लोदी और दूसरे तरफ थे आपके राणा सांगा। ध्यान दीजिएगा, राणा सांगा का एक और नाम से जाने जाते हैं संग्राम सिंह। तो राणा सांगा, है ना, राणा सांगा। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम यह निकलता है कि राणा सांगा का विजय हो गया। राणा सांगा का विजय हो जाता है और ये वापस चले जाता है। तो घटौली के युद्ध होता है 1517 से 18, है ना। एक तरफ थे इब्राहिम लोदी और दूसरे तरफ होता है राणा सांगा। ये युद्ध होता है घटौली नामक स्थान पे, इसलिए इसको कहा जाता है घटौली का युद्ध कहा जाता है। और परिणाम राणा सांगा विजय हो गया। तो अब राणा सांगा पहले इनके ही अधिकार में था मालवा,
अब भी इनके ही के अधिकार में हो गया है। लेकिन अब आगे क्या होता है अब देखेंगे। जब पहले युद्ध में जब हार जाता है तो इब्राहिम लोदी वापस चला जाता है आगरा और ये वापस आ जाते हैं, लेकिन इब्राहिम लोदी हार नहीं मानता है, ये इस पर अधिकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। फिर उसने देखता है कि दोबारा आक्रमण करता है यहाँ पे, दोबारा फिर मालवा पर अधिकार करने के लिए प्रयास करता है। अब बकरौल नामक स्थान पर फिर युद्ध होता है। इधर से आते हैं इब्राहिम लोदी, इधर से आते हैं राणा संगा, अब बकरौली नामक स्थान पर युद्ध करते हैं। इस युद्ध में भी आप देखेंगे राणा की विजय हो जाएगा, इब्राहिम लोदी हार जाएगा, फिर इब्राहिम लोदी वापस चला जाता है। इसको नोट कर लिया जाए। तो तीसरा जो युद्ध करते हैं वो कहते हैं बकरौल का युद्ध। कौन सा युद्ध? बकरौल का युद्ध किया जाता है। और ये कब किया जाएगा देखेंगे, टाइम इसका हो जाएगा 1524 ईस्वी में ये बकरौल का युद्ध लड़ता है। किसके किसके बीच होगा? तो वही होंगे आपके इब्राहिम लोदी और दूसरा होंगे एक तरफ से आपके राणा संगा, दोनों के बीच में युद्ध होता है बकरौल नामक स्थान पे। और इस युद्ध में जो परिणाम निकलता है वही जो पहले निकला था, इसमें परिणाम में राणा संगा का विजय होगा और इब्राहिम लोदी की हार हो जाएगी और इब्राहिम लोदी वापस चला जाता है और फिर इधर आक्रमण करने के बारे में वो कभी सोचता नहीं है। लेकिन अब इसके बाद से चौथा जो युद्ध होगा वह युद्ध होगा आपके पानीपत का युद्ध। तो पहले पानीपत का युद्ध का हम पृष्ठभूमि समझते हैं, उसके बाद देखेंगे यह युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो पानीपत युद्ध की पृष्ठभूमि पानीपत युद्ध का जो पृष्ठभूमि क्या था, है ना, पानीपत युद्ध की पृष्ठभूमि, उसके लिए थोड़ा मैप पे जाना पड़ेगा, है ना, मैप देखना पड़ेगा, वहां से क्लियर होगा। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे ये आपका दिल्ली है, ये आपका आगरा है और ये आपका उत्तर प्रदेश के हिस्सा है और यहीं पे आपको बिहार होगा, यहाँ पे आपका बिहार होगा। और बिहार का जो सूबेदार था उसका नाम था बहादुर खां। क्या नाम था? बहादुर खां। ये क्या हो गया? क्या नाम था? बहादुर खां। और यहां पे आपका एक जगह है पंजाब, और पंजाब का जो सूबेदार होगा उसका नाम होगा दौलत खां लोधी। दौलत खां।